हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 66। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। जैसा कि नाम से हम समझ पा रहे हैं, एकल जीव यानी कि वे जीव हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है ना। तो उन जीवों में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है या हो सकता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इन जीवों में होता है अलैंगिक जनन। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें, इन जीवों में अलैंगिक जनन होता है। कितने प्रकार से होता है वो जान लेते हैं। देखिए, विखंडन से हो सकता है, पुनर्जनन से हो सकता है, मुकुलन, खंडन, बीजाणु समासंग या कायिक प्रवर्धन। ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा एकल जीव प्रजनन करते हैं। आइए हम इन सबको एक एक करके समझ लेते हैं। विखंडन दो प्रकार से हो सकता है। विखंडन से जैसा कि हम समझ रहे हैं, खंडन होना, टूटना। तो दो भाग में खंडन हुआ तो द्विखंडन, बहुत सारे भागों में खंडन हुआ तो बहुखंडन। ठीक है बेटा, देखिए विखंडन क्या है। यह एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। यदि कोई जीव हम मान लेते हैं कि ये जनक जीव है, पेरेंट है। ये जीव अगर दो में टूट जाए तो दो छोटे छोटे संतान उत्पन्न होंगे। ये जो संतान उत्पन्न हुए ये किस प्रक्रिया द्वारा हुए? विखंडन द्वारा। जो हमारी मेन पेरेंट कोशिका थी उसमें खंडन हुआ और हमको नए दो जीव मिल गए, यानी कि जनन भी हो गया और खंडन के जरिए हुआ। तो यह प्रक्रिया कहलाएगी विखंडन। यह दो प्रकार का हो सकता है। द्विखंडन यानी कि एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में विभाजित होती है। उदाहरण के लिए अमीबा और लीशमैनिया। अमीबा को आप सभी जानते हैं। अमीबा में द्विखंडन द्वारा ही जनन होता है। लीशमैनिया भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल कोशिका है, एक सेल वाली कोशिका वाला जीव है। उसमें भी इसी प्रकार से द्विखंडन द्वारा ही जनन होता है। इनका नाम याद रखेंगे आप। अगला है बहुखंडन। एक कोशिका एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाए अगर, तो हम उसे बहुखंडन बुलाएंगे। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम, ये वही जीव है जिससे मलेरिया होता है। अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में, अगर अमीबा की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, उसको सूटेबल कंडीशंस नहीं मिली हैं, तो अमीबा में भी बहुखंडन देखने को मिलता है। लेकिन अगर अमीबा अनुकूल स्थिति में है, उसके लिए स्थितियां अनुकूल हैं, उपयुक्त हैं, जैसा रिक्वायर्ड होता है, जैसा चाहिए, सब कुछ उसको बढ़िया मिल रहा है, तो वो द्विखंडन करेगा। लेकिन अगर कंडीशंस अच्छी नहीं है, बहुत पानी की कमी है, तो ऐसी स्थिति में वो एक गोल घेरा सा बना लेता है और उसके अंदर अपने बाहर एक दीवार बना लेता है और उसके अंदर जो पूरा अमीबा है वो कई सारी छोटी छोटी संतान अमीबा में बट जाता है। ये वाला चित्र को आप देख सकते हैं, ये अमीबा में बहुखंडन का ही चित्र है। चलिए, और ये हमको दिखाया गया है लीशमैनिया। ये लीशमैनिया का चित्र है। देखिए, एक लीशमैनिया था, एक लीशमैनिया से दो लीशमैनिया बन गए। ये दो लीशमैनिया बन गए। कैसे विभाजन हो? बीच से कटता जा रहा है, बीच से कट कट के दो लीशमैनिया बन गए। तो अमीबा में हम देखते हैं द्विखंडन भी होता है और बहुखंडन भी होता है। जनरली द्विखंडन होता है जब अनुकूल स्थितियां होती हैं, और जब स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं उस समय पे अमीबा में बहुखंडन देखा जाता है। आगे बात करते हैं मुकुलन की। इन सब से आप पहले से परिचित हैं। मुकुलन क्या होता है? जब किसी जीव में मुकुल निकलता है, मुकुल आप समझते हैं, छोटा सा प्रोट्यूबरेंस होता है, उभार निकलता है और वो एक उभार पूरे जीव का आकार ले लेता है। तो प्रक्रिया जिसमें एक वृद्धि यानी कि मुकुल माता पिता जीव के शरीर पर बनती है। माता पिता यानी कि किसी एक ही पेरेंट पे हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे हाइड्रा को देखिए, हाइड्रा में ये छोटा सा मुकुल निकला, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, है ना, और उसके ये टेंटिकल्स भी आने लगे, श्वशंक भी आने लगे। अब अगर ये उभार जो मुकुल पेरेंट पे है, अगर वो किसी तरह यहाँ से कट जाए तो जो हाइड्रा है नीचे गिर जाएगा और नीचे गिर के ये पूरा एज अ पेरेंट, खुद भी पेरेंट की तरह ही ग्रो करने लगेगा। तो इस समय पे हम देख सकते हैं कि
जो पेरेंट था उसने एक नई संतान को जन्म दे दिया। अब ये जो हमारा संतान हाइड्रा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इस पर भी मुकुल आएंगे और उन मुकुलों में जनन होगा और वो और नए जीवों को जन्म देंगे। तो इस प्रकार मुकुलन भी एक प्रक्रिया हो सकती है जीवों में जनन की। कैसे जीवों में? जो सिंगल सेल्ड होते हैं। जब अलग हो जाती है और एक नया जीव बन जाता है, जैसे खमीर और हाइड्रा में ये हम देख सकते हैं। खमीर और हाइड्रा में हम देखते हैं जीवों में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन के प्रकार से, मुकुलन विधि द्वारा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट बताया गया है। अगला है हमारे पास बीजाणु समासंग। अब ये क्या होता है बीजाणु समासंग? बीजाणु स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स कहाँ होते हैं? ये फंगस में देखने को मिलता है, कवक में। बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय हैं। बीजाणु स्पोरेंजियम में बनते हैं। अंकुरण पर प्रत्येक बीजाणु एक नई जीव जैसे कि राइजोपस, पेनिसिलियम को जन्म देते हैं। ये जो कवक है, इसका ये जो आपको धागा सा दिख रहा है, इसके सिरे पे, ठीक सिरे पर एक इस तरह का बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब गोल सा आकृति बनती है, जिसको हम स्पोरेंजियम बुलाते हैं। और उस स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं स्पोर्स। उस स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं स्पोर्स। जब ये स्पोरेंजियम पककर यानी कि पूरा विकसित हो जाता है तो स्पोरेंजियम की दीवार में दरारें पड़ जाती हैं, ये फट जाता है। जब फट जाता है तो स्पोरेंजियम स्पोर्स को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। स्पोर्स जब बाहर आ जाते हैं, अगर उनको अनुकूल स्थितियां मिलती हैं तो स्पोर्स उस अनुकूल स्थिति को पाकर किसी एक सतह पर जम जाते हैं और भी कई सारे कवक को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से फंगस यानी कि कवक में जनन होता है। चलिए आगे देखते हैं। विखंडन। विखंडन जैसा कि नाम में ही बताया गया है खंडन होना, तो यहाँ यह प्रक्रिया भी हमको खंडन द्वारा जनन समझा रही है, लेकिन ये खंडन थोड़ा अलग प्रकार का होगा। देखिए कैसे। इस प्रक्रिया में जीव 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है। देखिए यहाँ क्या हुआ, ये एक स्पायरोगायरा है, काई यानी कि शैवाल है। ये एक शैवाल है। ये शैवाल कुछ टुकड़ों में जैसे यहाँ से टूट गई और यहाँ से भी टूट गई, तो एक कोशिका अलग हो गई। तो ये जो एक कोशिका है, ये और कोशिकाओं को डेवलप करके एक बड़ा जीव बन जाएगी। यानी कि काई शैवाल के जितने टुकड़े होंगे वो सारे टुकड़े और बड़े टुकड़ों को जन्म देंगे, पूरा हिस्सा बना लेंगे अपना। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, ये प्रक्रिया भी विखंडन ही है, जहाँ हमें जनन देखने को मिल रहा है। इस प्रक्रिया में जीव 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है, जैसे स्पायरोगायरा। यानी कि स्पायरोगायरा के जो छोटे छोटे टुकड़े हुए थे वो सारे छोटे छोटे टुकड़े बड़े शैवाल के टुकड़ों को जन्म देंगे, मतलब पूरे बड़े भाग में विकसित हो जाएंगे। नेक्स्ट है पुनर्जनन। मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहा जाता है। अगर किसी जीव का कोई एक भाग कट जाए, देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास है प्लेनेरिया। ये एक प्लेनेरिया है। यदि प्लेनेरिया के 3 टुकड़े हो जाए, मान लीजिए ये हमारा प्लेनेरिया है, कुछ इस तरह का ये प्लेनेरिया है। अगर इस प्लेनेरिया के 3 टुकड़े हो जाएं, कुछ इस तरह, एक यहाँ से कटा एक यहाँ से कटा, तो हमको क्या मिला, एक तो ये वाला टुकड़ा मिला बीच का, एक ऊपर ये वाला पीस मिला और नीचे वाला भाग, नीचे वाला ये, यानी कि 3 टुकड़े हो गए इस प्लेनेरिया के। फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये प्लेनेरिया अपने बचे हुए भाग को भी विकसित कर लेगा। यानी अगर हम माने कि ये सिर वाला भाग है तो ये नीचे वाले भाग को विकसित करेगा धीरे धीरे, फिर जब और विकसित होने लगेगा तो ये पूरा आकार ले लेगा। और इसी तरह ये जो ऊपर वाला भाग था, देखिए जो ऊपर वाला भाग था, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये भी धीरे धीरे अपने
ऊपर वाले भाग को विकसित करने लगेगा कुछ इस तरह से, और पूर्ण विकसित हो जाएगा। साथ ही नीचे वाले भाग को भी विकसित करेगा। जो नीचे वाला भाग है वो पूरा भाग को विकसित करेगा, ऊपर वाले पूरे भाग को विकसित करेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक प्लेन एरिया से 3 प्लेन एरिया बन गए। तो इस प्रक्रिया को हम बुलाते हैं पुनर्जनन, है ना। पुनर्जनन यानी कि दोबारा एक ही जीव में से कई जीवों का जनन हुआ। मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव वापस से प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहा जाता है। एक मूल शरीर था, एक शरीर है, एक जीव है, उसका शरीर कट जाने पर जो उसके खोए हुए अंग हैं वो वापस से उसको मिल जाएं तो उसको पुनर्जनन कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो उसकी पूंछ वापस आ जाती है। ऐसा ही होता है स्टारफिश के साथ भी। ये अगर स्टारफिश है, स्टारफिश का यदि एक आर्म कट जाए, एक हाथ कट जाए, तो जो बची हुई स्टारफिश है ये अपना एक आर्म, अपना एक हाथ विकसित कर लेगी, और जो टुकड़ा यहाँ से एक अलग हुआ, एक आर्म, ये भी अपने बचे हुए बाकी 4 आर्म को विकसित करके धीरे धीरे पूरी स्टारफिश बना देगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जीवों में पुनर्जनन द्वारा भी जनन होता है। तो पुनर्जनन के लिए हमारे पास उदाहरण है, प्लेनेरिया है। देखिए, मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहा जाता है। पुनर्जनन विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया में देख सकते हैं। जैसे हमने प्लेनेरिया का केस जाना, इसी तरह हाइड्रा में भी पुनर्जनन पॉसिबल है। पुनर्जनन हम हाइड्रा में भी देखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं कायिक प्रजनन। कायिक जैसा हम समझ पा रहे हैं, क्या समझा रहा है, पौधे के पास पहला तो ये पौधे में होता है कायिक प्रजनन। दूसरा, पौधे में दो भाग होते हैं। एक तो होता है कायिक, है ना, और दूसरा होता है लैंगिक भाग। तो लैंगिक भाग तो फूल है, बाकी जो बचा वो कायिक भाग है। तो कायिक भाग में क्या क्या आ जाता है, पत्ती आ जाती हैं, तना आ जाता है और जड़ें आ जाती हैं। इनकी भाग करें, इन भागों से अगर जनन देखने को मिलेगा तो उसको हम कायिक प्रजनन बुलाएंगे। तो यहाँ कायिक प्रजनन के लिए हमारे पास उदाहरण दिया गया है ब्रायोफिलम का। देखिए, यह पौधे में प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, जहाँ वनस्पति भाग अर्थात जड़, तना और पत्तियाँ नए पौधे को जन्म देती हैं। आपने देखा होगा ब्रायोफिलम की कोई पत्ती अगर नीचे गिरती है, मॉइस्ट थोड़ी सी नमी वाले स्थान पर गिरती है, तो उस पत्तियों के कोने कोने से और नई पत्तियाँ निकलती हैं, और इन पत्तियों की जड़ें भी होती हैं। जैसे कि देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, नई पत्तियाँ विकसित हो रही हैं और देखिए उनके पास जड़ें भी हैं। यानी अगर ये उस पत्ती को सतह मिल गई, मिट्टी मिल जाएगी, तो ये उसमें अच्छे से ग्रो कर जाएगा, विकसित हो जाएगा और पनपने लगेगा। इस तरह से पत्ती में से ही देख सकते हैं कई सारे नए पौधे को जन्म मिला। तो यह भी तो एक प्रकार का जनन ही हुआ, और कहाँ से हुआ, कायिक अंग द्वारा हुआ। तो इस जनन को हम कायिक प्रजनन बुलाएंगे। ठीक है बेटा, आगे अभ्यास के प्रश्न हैं, ये आप अच्छे से करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।